आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर का मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस BSM 202 के अंदर सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो मॉड्यूल 3 का क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने एक एक चीज़ को पूरा एक्सप्लेन करूंगा क्लास के अंदर। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो क्लास पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर हमको एक जनरल फॉर्म देखने को मिलेगा। पहला एकदम जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या है ये पहले मेरे को सीखना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्म क्या है बेटा? इसका जनरल फॉर्म है a0 d2y dx² प्लस a1 dy dx प्लस a2y इज इक्वल्स टू gx। ये इसका मेन फॉर्म है। ये इसका मेन जनरल फॉर्म है। ये क्या है बेटा? ये इसका जनरल फॉर्म है। क्लियर? गॉट इट? तो ये जनरल फॉर्म के अंदर मेरे को क्या क्या चीज देखने को मिलेगा। पहला बात ये, इसका नाम क्या है? सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे मेरे को कांस्टेंट तो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है a0 a1 एंड a2। ये बेसिकली क्या है? इसका कांस्टेंट है। तो पहले लिखूंगा कि क्या है a0 a1 एंड a2। ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली आर द कांस्टेंट। दीज आर द कांस्टेंट। क्लियर? ये बेसिकली क्या है? इसका कांस्टेंट है। तो इसका एग्जांपल मैं देख लेता हूँ। 2 - 3 5 ये हो सकता है। ये बेसिकली क्या है? कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। इसके अंदर मेरे को फर्स्ट डेरिवेटिव भी देखने को मिल रहा है। इसके अंदर हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे gx जो है ये क्या है? एक फंक्शन है। जैसे ये कुछ भी हो सकता है, e⁻x हो सकता है, sin x हो सकता है, कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका जो इक्वेशंस है इसको सॉल्यूशंस करने के लिए बेटा मेरे को एक प्रॉपर सॉल्यूशंस का भी फॉर्म है। क्या फॉर्म है इसका? इसका जो सॉल्यूशंस है ये थोड़ा अलग है। इसको सॉल्यूशंस करने के लिए मेरे को दो चीज़ ब्रेन पे रखना बहुत जरूरी है। एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, एक है पर्टिकुलर इंटीग्रल। मैं जाऊंगा उसके ऊपर, मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में। तो अभी यहाँ पे तुम देख सकते हो बेटा, यहाँ पे ddx इंटू वाई में कर रहा हूँ, यहाँ पे d² dx² इंटू वाई कर रहा हूँ, यहाँ पे a2 इंटू वाई भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ddx को मैंने यहाँ पे थोड़ा रिप्लेस कर सकते हैं। किससे रिप्लेस करूंगा? मैं बोल रहा हूँ कि लेट d इज इक्वल्स टू dy dx। मतलब यहाँ पे जो dy dx है, यहाँ पे मैंने सिर्फ ddx को मैंने क्या कर रहा हूँ? d बोल रहा हूँ कि लेट ये मान लो d है। तो ये क्या हो जाएगा? a0 कैपिटल d² इंटू वाई, a1 इंटू dy, a2y इज इक्वल्स टू gx। तो यहाँ से मैंने पूरा y कॉमन ले सकते हो बेटा। तो ये अगर पूरा y कॉमन ले लूंगा तो ये क्या होगा? a² d² प्लस a1 इंटू डी प्लस a2 और पूरा y को मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया इज इक्वल्स टू gx। यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है बेटा? इतने तक क्लियर है? आई थिंक सो। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ डाउट होने का भी नहीं है। एकदम क्लियर है। ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है, बराबर है। चलो, तो यहाँ पे बेटा तुम देख सकते हो, यहाँ पे जो a0 d² a1 इंटू डी और a2 मैंने किया है ना, ये जो मैंने किया है अभी, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? a0 d² प्लस a1d प्लस a2 इंटू वाई। यहाँ पे जो मैंने किया है ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली फंक्शंस ऑफ d है ना। तो मैंने यहाँ से लिख सकता हूँ कि ये फंक्शंस ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल्स टू gx। आई थिंक इसके अंदर कुछ भी डाउट नहीं है, ये एकदम क्लियर है। तो ये तो क्लियर हो गया। तो अभी मैंने जाऊंगा इसका जनरल इक्वेशंस फॉर्म के अंदर। इसका जनरल इक्वेशंस फॉर्म कैसा है, जनरल सॉल्यूशंस क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन स्ट्रक्चर कैसा है, तो देख लेते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन स्ट्रक्चर कैसा है। जनरल सॉल्यूशन स्ट्रक्चर करने के लिए मैंने अभी बोला कि दो चीज़ बेटा ब्रेन पे रखने का मेरे का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ ब्रेन पे रखना ही है। क्या क्या रखना है बेटा? ये y इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ CF प्लस PI। क्या है ये? CF क्या है और PI क्या है बेटा? CF है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस और PI है पर्टिकुलर इंटीग्रल। मतलब मेरे को ये नॉर्मली सॉल्व नहीं होगा। मेरे को सॉल्व करने के लिए दो चीज का जरूरत है। एक है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, एक है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये है क्या? इसको कैसे मेरे को याद पे रखना है? एकदम इजी प्रोसेस है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस मतलब CF जो भी है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस याद रखने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस ये याद रखने के लिए मेरे को
एक छोटा सा टिप्स चाहिए कि यहाँ पे एफ डी वाई जो है इसको मैं लिख दूंगा एफ डी वाई इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में मेरे को हमेशा जीरो करना है, हमेशा, ये हमेशा हमको जीरो करना है। ये क्या है, ये है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का फॉर्म, एफ डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो हमेशा होगा। और पर्टिकुलर इंटीग्रल करने के लिए बेटा इसको हम पी आई बोलते हैं, इसका नाम क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल का मतलब क्या है बेटा, पर्टिकुलर इंटीग्रल के में हमको एक ही याद रखना है कि 1/fd हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 1/fd, उसके साथ सिर्फ gx का पोर्शंस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल्स टू 1/fd इंटू gx, यही है फॉर्म, यही है पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्म। तो दोनों फॉर्म मेरे को यहां से मिल रहा है, दोनों फॉर्म मेरे को यहां से मिल रहा है, एक हो गया CF का फॉर्म, एक हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्म। आई थिंक यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है। कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शंस के अंदर हमको कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शंस फाइंड करने के लिए मैंने क्या बोला, एफ डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अभी मैंने कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शंस पढ़ाऊंगा, इसके अंदर कुछ कुछ टर्म्स है, कुछ कुछ चीज़ें है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो चलो देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शंस क्या है। कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शंस, कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शंस के अंदर हमको क्या बोला था, एफ डी वाई इज इक्वल टू जीरो होगा, लिख लो एफ डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा एफ डी वाई का मतलब मैंने अभी क्या बोला, ए जीरो डी स्क्वायर प्लस ए वन डी प्लस ए टू इन द ब्रैकेट आउटसाइड वाई इज इक्वल टू जी एक्स। तो ये भी लिख लो ए जीरो डी स्क्वायर प्लस ए वन डी प्लस ए टू इंटू वाई इज इक्वल्स टू जी एक्स। बेटा एकदम कान खुल के मेरा बात सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन हेयर वी हैव टू जस्ट रिप्लेस दिस डी बाय द एम बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट द कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शंस टू द ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो यहाँ पे मैंने क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे रिप्लेस करूंगा, किसके साथ रिप्लेस करूंगा, एम के साथ रिप्लेस करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूं, रिप्लेस द डी, रिप्लेस द डी बाय एम, क्या कर रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं। तो इक्वेशंस क्या होगा, ए जीरो एम स्क्वायर प्लस ए वन एम, ये एम को ना छोटा 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 एम लिख लो, ये छोटा एम लिख लो, ये इजी होगा। ए जीरो एम स्क्वायर प्लस ए जीरो इंटू एम स्क्वायर प्लस ए वन इंटू एम प्लस ए टू वाई, ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जी एक्स तो होगा नहीं क्योंकि मैंने क्या बोला एफ डी इक्वल टू जीरो, तो एफ डी वाई इक्वल टू जीरो मतलब जी एक्स भी जीरो हो जाएगा, मतलब ये जीरो हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो रिप्लेस कर रहा हूँ किसके साथ, डी के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ, किसका, एम का रिप्लेस कर रहा हूँ डी के साथ। तो इक्वेशंस क्या होगा, ए जीरो एम स्क्वायर प्लस ए वन इंटू एम प्लस ए टू इन द ब्रैकेट क्लोज वाई इज इक्वल टू जीरो। दैट्स कॉल्ड द ऑक्सिलरी इक्वेशंस, दैट्स कॉल्ड द ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ये क्या है बेटा, ये है हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशंस का मेन फॉर्म। क्लियर है, गॉट इट। ये कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शंस के अंदर मैंने क्या क्या बोला, मैंने पहले बोला कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शंस के अंदर एफ डी वाई इक्वल टू जीरो होता है, और एफ डी वाई का फंक्शन मैंने ऊपर लिखा था ए जीरो डी स्क्वायर प्लस ए वन डी प्लस ए टू इन द ब्रैकेट क्लोज वाई इक्वल टू जी एक्स। तो जी एक्स नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे डी वाई इक्वल टू जीरो है, तो मैंने यहाँ पे जीरो लिख लिया। तो यहाँ पे पहले क्या कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शंस को एक ऑक्सिलरी इक्वेशंस के फॉर्म में लेके जा रहा हूँ। इक्वेशंस हो जाएगा ए जीरो एम स्क्वायर प्लस ए वन एम प्लस ए टू इन द ब्रैकेट क्लोज वाई इज इक्वल टू जीरो। आई थिंक यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है, एकदम बराबर समझ में आया है, एकदम प्रॉपर है, इतने तक डाउट क्लियर है। तो मैंने आगे जाऊँगा और आगे मैं डिस्कस करूंगा कि कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शंस के अंदर बेटा मेरे को कुछ कुछ केस देखने को मिलता है, जैसे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। और ये केस बेसिकली है क्या, किसके ऊपर डिपेंड करके ये केस है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो पहला इसका जो केस है, ये केस का नाम है रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब यहाँ पे रियल और डिस्टिंक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स ये है इसका पहला केस, केस 1। केस 1 क्या है बेटा, रियल and distinct roots। रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल का मतलब क्या है, रियल नंबर होगा बेटा। रियल नंबर मतलब
मान लो कि 1 2 -3 0.5 ये सभी रियल नंबर है हमारा, तो ये सभी रियल नंबर है, तो ये बेसिकली रियल नंबर है। और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, मतलब डिफरेंट नंबर। जैसे मान लो मैंने बोल रहा हूँ M1 और M2, यहाँ पे जो जो M यूज हो रहा है, ये M1 और M2 ये क्या होगा? ये बेटा हमारा डिफरेंट होगा। ये है रियल और डिस्टिंक्ट का अंतर। क्लियर है? तो रियल का मतलब है रियल नंबर, जैसे मैंने बोल रहा हूँ 1 2 -3 0.5 ये सब मेरा रियल नंबर है। और डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस का मतलब है डिफरेंट नंबर। क्लियर है? तो ये रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहला बढ़िया बात ये है कि हमको क्या देखने को मिलेगा, जो इक्वेशंस इसका होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का जो इक्वेशंस होगा। पहले यहाँ पे एक बार छोटा सा देख लो, तो यहाँ पे क्या है? a0m² + a1m = a2y है, तो मतलब ये m के इक्वेशंस हो गया ना बेटा। तो fm × y = 0 में लिख ही सकता हूँ। ऊपर भी तो लिखा था f dy = gx, तो लिखा ना। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स के अंदर हमको याद रखना है y is equals to c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x is equals to 0 बेटा। ये है इसका मेन फॉर्म। ये क्या है बेटा? ये इसका मेन फॉर्म है। और रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स के अंदर m1 और m2 ये एकदम डिफरेंट होगा, रियल होगा, लेकिन ये दोनों क्या होगा बेटा? डिफरेंट होगा। ये हमको मेरे को याद करना है ब्रेन के अंदर। इसके बाद का जो केस है, ये केस क्या है? केस 2। ये केस 1 केस 2 का फॉर्म थोड़ा याद रखना है। केस 2 के अंदर क्या है? रिपीटेड रूट्स फॉर्म। इसका और भी नेम है, मैं बोल रहा हूँ रिपीटेड रूट्स फॉर्म, इसका और भी नेम है। इसका रिपीटेड रूट इसका नॉर्मल नेम है। इसको मैं बोल सकता हूँ रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या बोल सकता हूँ? रियल एंड इक्वल रूट्स भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? रियल एंड इक्वल रूट्स भी बोल सकता हूँ। क्या है? तो रियल और इक्वल रूट्स मतलब यहाँ पे ऊपर डिस्टिंक्ट था, यहाँ पे इक्वल है, मतलब m1 = क्या होगा? m2 होगा। तो m1 = m2 है बेटा। तो यहाँ पे ये बेसिकली किसका फॉर्म में कर रहा हूँ? y का मतलब क्या? यहाँ पे CF का फॉर्म कर रहा हूँ, मतलब CF = ये था, हाँ कि नहीं? बराबर, मतलब ये सेम ही फॉर्म है। ये मैंने ऊपर भी लिख देता हूँ। ये बेसिकली किसका फॉर्म कर रहा हूँ? ये मैंने CF का फॉर्म कर रहा हूँ। हो गया। तो m1 = m2 है, तो यहाँ पे CF क्या हो जाएगा? एक ही है, तो CF क्या हो जाएगा? सिर्फ m1 = m2 है, मतलब c1 + c2 × x कॉमन क्या हो जाएगा? e⁻mx। क्यों? e⁻m1 और m2 इक्वल है। ये क्या हो गया? ये मेन इक्वेशन निकल गया। ये दोनों ही मैंने किया किसके लिए? फर्स्ट सेकंड ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे अगर थर्ड ऑर्डर भी आ जाएगा ना, तो टेंशन करने का कुछ जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा? ये थर्ड ऑर्डर आ जाएगा, तो फॉर थर्ड ऑर्डर ये क्या हो जाएगा? y = क्या लिख सकता हूँ? c1 e⁻m1x plus c2 e⁻m2x plus c3 e⁻m3x। कुछ भी टेंशन करने का जरूरत नहीं है। ये भी थर्ड ऑर्डर में लिख देता हूँ। इसका थर्ड ऑर्डर क्या होगा? CF = c1 plus c2x प्लस क्या होगा? c3x² हो जाएगा। ऐसे करके ये जाएगा e⁻ms के फॉर्म में। ये दोनों फॉर्म हमको बढ़िया करके ब्रेन पे रख लेना है। एक ये फॉर्म और एक ये फॉर्म। ठीक है, बराबर। अभी जाएंगे कहाँ पे? कॉम्प्लेक्स रूट्स के अंदर। ये दोनों रियल हो गया, हाँ कि नहीं? दोनों तो रियल हो गया। तो अभी जाएंगे कहाँ पे? कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा? ये क्या है? बेसिकली हमारा केस 3 है। केस 3 के अंदर हमको देखने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स रूट्स, मतलब इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट्स, मतलब इमेजिनरी एंड डिफरेंट। मतलब इसका एकदम सीधा भाषा क्या होगा? इमेजिनरी रूट्स एंड डिफरेंट। एकदम जो बोल रहा हूँ एकदम वैसे करके तुम प्रैक्टिस करो घर पे, एकदम वैसे करके, एकदम मैथ इजी हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इसके अंदर बेटा। तो m = क्या होगा? अल्फा प्लस माइनस i × बीटा। ये क्या है? ये इसका मेन फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स रूट्स का ये मेन फॉर्म है। m = अल्फा प्लस माइनस i × बीटा, ये इसका मेन फॉर्म है। तो इसके अंदर हमको इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या होगा?
तो चलो देख लेते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। e⁻mx था यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा है ना, तो यहाँ पे अल्फा x हो जाएगा, और यहाँ पे c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x होगा। ये क्यों हो रहा है, ये मैंने, अगर तुम लोग कमेंट में करोगे कि दादा इसको मेरे को समझा दो कि कैसे आ रहा है इसका फॉर्म, क्योंकि ये जानना अभी नहीं है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा ब्रेन पे हो सकता है कि कैसे आ रहा है, मेरे को थोड़ा नॉलेज करना है, नॉलेज गेन करना है, मेरे को जानना है दादा ये कैसे आ रहा है। मैंने पूरा का पूरा एक डिटेल वीडियो कर दूंगा ये कैसे आ रहा है, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, मैंने एक वीडियो कर दूंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो मेरे को कमेंट करना है दादा कि ये मेरे को एक बार बोल दो कि इसका फॉर्म कैसे आ रहा है, ये सबका फॉर्म कैसे आ रहा है, एक बार थोड़ा बोल दोगे तो मेरे को याद रखना थोड़ा ईजी हो जाएगा, तो मैंने बोल दूंगा। क्लियर है। बेसिकली इसके अंदर मैं छोटा करके एक चीज़ बोल दूँ कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स रूट जो है ना, इसके अंदर एक्सपोनेंशियल का काम होता है। मतलब ये जो अल्फा m इक्वल्स टू अल्फा प्लस माइनस मैंने आई बीटा लिखा है, ये बेसिकली क्या है, बेसिकली एक ऑक्सिलरी इक्वेशंस का फॉर्म है जो कॉम्प्लेक्स रूट आता है। तो m इक्वल्स टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स रूट के अंदर, और y इक्वल्स टू e⁻mx में जानता ही ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्म है, तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, e⁻α प्लस आई बीटा इंटू एक्स, e⁻α माइनस आई बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पे मेरे को स्प्लिट करना है, मैं दिखाऊंगा क्लास के अंदर अगर बोलोगे तो केस 3 हो गया। अभी हम जाएंगे कहाँ पे, केस 4 के अंदर, और केस 4 के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा ये पहले देख लेते हैं। तो इतने तक कुछ डाउट नहीं, आई थिंक सो ये तो क्लियर है, ये पे कुछ डाउट होने का चांसेस तो नहीं है, ये तो क्लियर है। तो केस 4 के अंदर हमको मिलेगा कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड, मतलब कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड। और एक बात, ये जो मैथ में करूंगा यहाँ से एकदम डिटो वही मैथ प्रैक्टिस करना है, कुछ भी बाहर से करने का जरूरत नहीं है। जो क्लास के अंदर मैं मैथ कराऊंगा, जो मैथ में कराऊंगा एकदम वही मैथ प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम के अंदर। कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड, तो कॉम्प्लेक्स रिपीटेड मतलब यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस आई बीटा, ये मेरे को याद रखना है, अल्फा प्लस आई बीटा ये रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। तो इसका CF का फंडा क्या हो जाएगा बेटा, e⁻α(x) पहली ब्रैकेट के अंदर मैंने कॉमन लेके बाहर फेंक दूंगा, और अंदर क्या लिखूंगा, c1 प्लस c2, इसके साथ क्या होगा, x मल्टीप्लाई होगा इंटू कॉस बीटा x, बराबर क्लियर, प्लस क्या होगा c3 प्लस c4x, देखो यहाँ पे इसका भी सेम है c1 प्लस c2x, इसका भी सेम है c3 प्लस c4x, और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा, साइन बीटा x। ये याद हो जाएगा तो ये भी एकदम पूरा याद हो जाएगा, ये थोड़ा ब्रेन पे रखना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे कुछ डाउट है नहीं, ये क्लियर क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग जाएंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर बेटा मैंने ऑलरेडी ये बात ऊपर बोला है, क्या बोला है मैं दिखा देता हूँ एक बार। पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर मैंने क्या बोला था बेटा, एक बार छोटा करके देख लो। पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर मैं क्या बोला था, FD 1/FD इंटू GX, ये है फ्रॉम। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर आपको यहाँ पे भी वही करना है, 1/FD इंटू GX। तो पहले मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर बेसिक फॉर्म लिख लेता हूँ, एकदम बेसिक फॉर्म क्या था, PI इज इक्वल्स टू 1/FD इंटू GX, यही था ना पर्टिकुलर इंटीग्रल का बेसिक फॉर्म, यही था ना बेसिक फॉर्म एकदम पर्टिकुलर इंटीग्रल का, हाँ यही था। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्म तो हमको पता है बेटा, लेकिन यहाँ पे मेरे को एक बात बोलो कि हमको यहाँ से y का फंक्शंस फाइंड आउट करने के लिए मैं ये लिख सकता हूँ बेटा, एक बार एकदम शांत दिमाग से देख के बोलो, FDy इज इक्वल्स टू GX, ये मैं बोल सकता हूँ, हाँ कि मेरे को बोलना, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द functions of y such that we can write that the FDy is equals to GX। अगर मैंने ये लिखूंगा तो कोई गलती तो नहीं होगा ना, अगर मैं ये लिखूंगा तो कोई कुछ गलती तो नहीं होगा ना। वी आर ट्राइंग टू फाइंड फंक्शंस ऑफ y, हमने क्या ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ y ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि FDy इज इक्वल्स टू GX। अगर FDy इज इक्वल्स टू GX हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर में भी लिखा था मैंने, ये वाला फॉर्म FDy इंटू GX ऊपर भी लिखा था, तो FDy इंटू
जी एक्स जो टर्म है यहाँ पे वाई इज इजुकल्स टू जी एक्स बाई एफ डी में बोल सकता हूँ। तो वाई इज इजुकल्स टू क्या बोल सकता हूँ 1 बाई एफ डी जी एक्स ये बोल सकता हूँ। ये फ्रॉम तो एकदम एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे जो ये मेरा नॉर्मल के अंदर ही आता है, यहाँ पे कुछ केस मैंने अभी तक नहीं दिखा है, नॉर्मल फॉर्म के बारे में बोल रहा हूँ पी आई का, ठीक है। तो अभी बेटा यहाँ से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, पहला केस नंबर 1 के स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे मेरे को केस 1 के अंदर हमको ये समझने का बहुत ज़रूरत है कि केस 1 के अंदर ये जो जी एक्स का पोर्शन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये जी एक्स इज इक्वल्स टू बेसिकली अगर ई टू दी पावर ए एक्स ऐसा वैल्यू है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जी एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर ए एक्स है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। एकदम शुरू से देखो, एकदम क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर रखो बेटा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि पी आई निकालने का कोशिश कर रहा हो बेटा। तो यहाँ पे क्या है, ई टू दी पावर ए एक्स, तो ए एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ डी है 1 बाई एफ डी जी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई एफ है, और जी एक्स का वैल्यू क्या है ई टू दी पावर ए एक्स है, लिख सकता हूँ मैं। अभी मैं बोल रहा हूँ बेटा 1 बाई एफ है इंटू ई टू दी पावर ए एक्स, तो ई टू दी पावर ए एक्स बेसिकली क्या है जी एक्स है, दिया हुआ है, और 1 बाई एफ डी जो डी ऑपरेटर था वो मैंने ए लिखा यहाँ पे। क्यों लिखा, अभी तुम बोल सकते हो दादा यहाँ पे तो डी था, तुमने ए कैसे लिख दिया। अरे बेटा देखो यहाँ पे डी इन दी ब्रैकेट ई टू दी पावर ए एक्स का जो पोर्शन है, इसको ये वाला पोर्शन को जो जी एक्स दिया है, यहाँ पे जो जी एक्स दिया है उसको डिफरेंशिएट करो, मतलब ऑपरेटर के हिसाब से डिफरेंशिएट करो। डी का मतलब क्या, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ई टू दी पावर ए एक्स का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो डिफरेंशिएट करूंगा बेटा तो क्या आएगा ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स ना, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है डी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स, और यहाँ पे क्या आ रहा है ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स, तो मतलब डी इज इक्वल्स टू ए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कुछ डाउट है इसके अंदर, इसके अंदर कुछ डाउट है बेटा, देख के बोलो मेरे को, एकदम एकदम शांत दिमाग से देख के बोलो, एकदम देख के बोलो। यहाँ से जो मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पे कुछ डाउट है, यहाँ पे कुछ भी डाउट है, देख के बोलो तो बेटा। आई थिंक तो नहीं है, ये तो क्लियर है एकदम, क्योंकि यहाँ पे मैंने जस्ट इसको डिफरेंशिएट किया, ई टू द पावर ए इसको ऑपरेटर लगा के डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे क्या आ गया डी इक्वल्स टू ए आ गया। तो पहला कॉन्डिशंस, जो पहला कॉन्डिशंस में डिस्कस करने जाऊँगा, तो पहला कॉन्डिशंस यहाँ से मैं डिस्कस करने जाऊँगा। पहला कॉन्डिशंस क्या है, पहला कॉन्डिशंस मैंने क्या बोला, अगर मान लो कि एफ ए का टर्म 0 है, मान लो, ये मान लो इफ फंक्शंस ऑफ ए मेरा जो टर्म है वो आ गया 0, तो क्या करना है 1 बाई 0 तो नहीं होगा, तो मेरे को पी आई में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा बेटा। क्या होगा 1 बाई एफ डैश ए, मतलब इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इंटू ई टू दी पावर ए एक्स, ये भी हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है। तो ये एक केस 1 के अंदर ही आता है। मान लो केस 2, ये सब केस एकदम नोट में लिख के प्रैक्टिस करना है बेटा, ये कुछ भी यहाँ पे मतलब कॉम्पेंसेशन नहीं करना है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना है बेटा, ये पूरा नोट घर पे लिख के नोटबुक पे लिख के प्रैक्टिस करना है, तब जाके ब्रेन पे ये रहेगा। तो जी एक्स इज इक्वल्स टू, मैं ये बोल सकता हूँ मान लो कि साइन ए एक्स है और मान लो कि कॉस ए एक्स है, ऐसा टर्म है, मतलब ये जो जी एक्स का पोर्शन है ना, जी एक्स का पोर्शन में साइन ए एक्स कॉस एक्स का पोर्शन आ गया, तो मैं क्या करूँगा एकदम तुरंत मैं क्या करूँगा, मैंने मान लूँगा कि डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर, ये मेरे को याद रखना है, ये वाले लाइन मेरे को याद रखना है, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर। तो तब जाके ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा डी स्क्वायर ऑफ डी एक्स स्क्वायर साइन ए एक्स, करके देखो क्या आ रहा है, करोगे तो क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, ये तो एकदम बेसिक बात है। तो यहाँ पे देखो माइनस ए स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब क्या आ रहा है माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, एकदम बेसिक डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ये डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है ना, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर, ये तो एकदम बेटा ये तो क्लियर है, मतलब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, एकदम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो कुछ डाउट होने का चांसेस नहीं है। तुम इसका फास्ट वाला डिफरेंशिएशन करोगे बेटा, थोड़ा मैंने बोल दे रहा हूँ, थोड़ा मैंने बोल रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स कर रहे हो बेटा, तो क्या आएगा, तुम बोलोगे दादा यहाँ पे तो ए कॉस ए एक्स आएगा,
बढ़िया बढ़िया बात है। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, डी डी एक्स ऑफ ए कॉस ए एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करो। ए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स ए साइन ए एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इंटू माइनस ए मतलब माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स आ रहा है ना बेटा, माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को मैंने यहाँ पे लिखा। मैंने बोल रहा हूँ बेटा क्या कि डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर के साथ साइन ए एक्स मल्टीप्लाई है, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर के साथ साइन ए एक्स मल्टीप्लाई है। डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर मतलब मैं क्या जानता हूँ, कैपिटल डी स्क्वायर, ऊपर ही बोला था कि ये ऑपरेटर है, ऊपर लिखा है एकदम पहला लाइन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स आ रहा है बेटा। तो मतलब यहाँ से क्या मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से एकदम डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ डी स्क्वायर मतलब माइनस स्क्वायर है। ब्रेन पे ये सब एकदम पूरा प्रॉपर लग लेना है, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। फॉर्म क्या है, 1/fd gx से। तो यहाँ पे फॉर्म क्या हो जाएगा, मतलब पी आई मेन इक्वेशंस, पी आई क्या हो जाएगा बेटा, पी आई क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा मैंने ये काली पे लिख रहा हूँ। पी आई क्या हो जाएगा बेटा, देख के बोलो बेटा, पी आई क्या हो जाएगा। यहाँ पे पी आई क्या था, यहाँ पे मेन ओरिजिनल इक्वेशन में पी आई क्या था, 1/fd gx था, 1/fd gx था। ओरिजिनल इक्वेशन में पी आई क्या था 1/fd gx था। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/fd gx। तो 1/fd क्या है बेटा, यहाँ पे fd का मतलब क्या है, fd का मतलब डी स्क्वायर मतलब माइनस ए स्क्वायर, हाँ कि नहीं। gx क्या है, साइन ए एक्स। तो ये साइन ए एक्स भी हो सकता है बेटा, और ये 1/f माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स भी हो सकता है बेटा। कुछ भी डाउट करने का टेंशन नहीं है, ये एकदम इजी है। और मैं क्लास के अंदर, मेरा खुद का ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर मैंने जो मैथ कराऊंगा, जो एग्ज़ाम में लूँगा, मेरा यहाँ पे मैंने पूरा बोल के रखा है कि यहाँ पे पूरा का पूरा 1-to-1 भी डाउट सॉल्विंग क्लास में देता हूँ स्टूडेंट को। तो एग्ज़ाम के पहले तुम्हारा 90 to 95 मार्क्स का क्वेश्चंस पूरा एकदम कॉमन आ जाएगा। मतलब इतना प्रैक्टिस होगा तुम्हारा, इतना प्रैक्टिस कराऊंगा मैंने कि पूरा का पूरा ब्रेन पे बैठ जाएगा। ये भूलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम चाहकर भी भूल नहीं पाओगे, ऐसे मैं कराता हूँ। तो और ऑलरेडी मेरा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मैकआउट के अंदर, तो और मेरा इतना दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया कि क्या करना है, कितना करना है, कितना पोर्शंस करना है, कितना पोर्शंस कवर करने के बाद मेरे को ये नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली पी आई का पोर्शन से ये केस 2 ये एकदम ब्रेन पर रखना ही चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जी एक्स का पोर्शन ये हो गया। अभी मैं जाऊंगा का, मान लो कि कोई पॉलिनोमियल है बेटा, मान लो बेटा कुछ पॉलिनोमियल तुम्हारे पास आ गया। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, मतलब मान लो कि x⁴m समथिंग कुछ आ गया है। तो मैंने बोल रहा हूँ gx इज इक्वल्स टू x⁴m। ये बेसिकली क्या है बेटा, ये कोई पॉलिनोमियल है। ये क्या है बेटा, ये कुछ पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से मेरे को पी आई निकालना है, तो मैं क्या करूँगा बेटा, एकदम इजी, कुछ भी नहीं, एफडी में हाथ लगाने का जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, x⁴m हो जाएगा। ये सबसे इजी है, सबसे डायरेक्टली बैठ जाएगा। तो इसको, इसके बाद केस 4 आता है। केस 4 के अंदर मेरे को क्या देखने को मिलेगा, मान लो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कुछ टर्म एडिशन से, मतलब मान लो मैं बोल रहा हूँ gx से, उसके साथ साथ मैं बोल रहा हूँ e⁴ax, और यहाँ पे मैंने बोल रहा हूँ vx एडिशंस होके रखा है। तो मैं क्या करूँगा, gx से e⁴ax vx यहाँ पे होकर बैठ गया। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को शिफ्ट रूल यूज़ करना है। क्या करना है, मान लो e⁴ax है, उसके साथ साथ vx आ रहा है, तो मेरे को क्या करना है, एकदम बेसिक बात है बेटा, क्या मेरे को क्या यूज़ करना है, शिफ्ट रूल यूज़ करना है। जैसे ही देखोगे e⁴ax से उसके साथ साथ मेरे को vx का टर्म मल्टीप्लाई करके दिया है, तो क्या करूंगा मैंने, यहाँ पे एकदम आंख बंद करके शिफ्ट रूल यहाँ पे बराबर दे दूंगा। शिफ्ट रूल क्या बोलता है कि d प्लस है, d क्या हो जाएगा, रिप्लेस होकर d प्लस ए हो जाएगा। मतलब पी आई क्या होगा इसका, e⁴ax बाहर आ जाएगा 1/f इंटू डी प्लस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, gx का पोर्शन vx है, तो यहाँ पे vx बैठ जाएगा। ये है इसका पी आई का फॉर्म। ये दो पी आई का फॉर्म, ये हो गया दोनों फॉर्म, बस हो गया।
सिर्फ ये याद रखना है बेटा, सिर्फ ये। और मैं थोड़ा छोटा छोटा केस आता है जो एकदम मैथ में कराऊंगा तब एकदम समझ में आ जाएगा यह पूरा। केस 5 के अंदर प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ब्रेन पे रहेगा। तुम ये लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे थोड़ा पहले एक बार, उसके बाद डायरेक्टली जो मैं मैथ कराऊंगा क्लास के अंदर वो मैथ को करोगे, सिर्फ मैथ करोगे, प्रैक्टिस करते जाओगे 1 2 3 4 मैथ करते 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 खुद प्रैक्टिस करते 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 मैं टैबलो देता हूँ। उसके बाद एग्जाम लूंगा इस चैप्टर के ऊपर, पूरा का पूरा एकदम हाथ में बैठ जाएगा फार्मूला। तो GX क्या है? GX बेसिकली है x इंटू VX। मान लो GX है मेरा x इंटू VX। तो यहाँ पे x इंटू VX जो है, मैंने एक बार चेक कर सकते हो, मैंने केस 4 के अंदर भी VX लिखा है। तुम देखोगे बेटा कि केस 2 के अंदर मैंने दिखाया था कि GX का वैल्यू क्या होता है, sin AX cos AX। मतलब ये एक्चुअली GX का वैल्यू sin AX और cos AX होता है। यहाँ पे VX का वैल्यू भी सेम होगा, sin AX cos AX, लेकिन केस 4 के लिए sin AX cos AX उसके साथ साथ x टू द पावर m भी होगा, जो तुम देख सकते हो। मैंने यहाँ पे किया था, जो मैंने यहाँ पे किया था sin AX cos AX, और केस 3 के लिए GX को क्या लिखा था, x टू द पावर m। ये तीनों चीज नंबर 4 के अंदर VX में बैठ सकता है। तो उसको केस 2 और केस 3 में जैसे मैंने सॉल्यूशंस किया था उसी टाइप में ही सॉल्यूशंस करना है। यहाँ पे केस 5 के अंदर जो VX मैंने यहाँ पे पुट करने के लिए लिखा है, तो VX का वैल्यू क्या हो सकता है, sin AX और cos AX। अच्छा मेरे को एक बात बोलो बेटा कि ये sin AX और cos AX ये किसका क्वेश्चन है? ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है। अगर तुमको एक्सपोनेंशियल का फंडा क्लियर है तो एक्सपोनेंशियल के फंडा के अंदर हम लोग जानते हैं कि E इक्वल्स टू आई थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। हाँ कि नहीं बेटा, ये क्लियर है कि नहीं? ई आई थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये एकदम कॉमन सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आई ए एक्स रहेगा तो cos आई ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स ये पुट होगा। तो ये मेरे को एकदम क्लियर होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। तो VX का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे sin AX और cos AX हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग PI का जो नॉर्मल फॉर्म है वो फॉर्म क्या था, 1/FD। यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, यहाँ पे x VX है तो यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, x VX बैठ जाएगा। क्लियर है? डाउट कुछ डाउट नहीं है इसके अंदर? आई थिंक ये पोर्शन पूरा क्लियर है। PI का वैल्यू ये होगा। तो PI का सॉल्यूशंस कैसे करोगे बेटा? सॉल्यूशंस करने के लिए x माइनस f डैश d बाई FD 1/FD VX। मतलब यहाँ पे FD का डिफरेंशिएशन पोर्शन ऊपर लिखना है हमको, और 1/FD यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इसके बाद, और यहाँ पे VX को मल्टीप्लाई करना है। आ जाएगा तुम्हारा PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल तुमको यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये मेरा है मेनली केस 5 के लिए। और इसको सॉल्यूशंस करने के लिए क्या करना चाहिए, जो तुम जानते हो कि नॉर्मली VX का सॉल्यूशंस मैंने ऊपर दिखाया है। तो केस 2 में जैसे सॉल्यूशंस मैंने VX का करके दिखाया है कि कैसे सॉल्यूशंस करना है। d² मतलब -a², ऐसे करके d² sin AX मतलब -a² sin AX तुम लिख सकते हो, और d² मतलब -a² करके तुम सॉल्यूशंस कर सकते हो। और इसका PI का फॉर्म भी मैंने ऊपर लिखा है, 1/f माइनस a² इंटू साइन AX और 1/f माइनस a² cos AX। यहाँ भी ऐसे करके तुम सॉल्यूशंस कर सकते हो क्योंकि VX यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है? कुछ डाउट नहीं है। अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे, केस 6 लास्ट केस में जाएंगे और केस 6 को देखेंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स के अंदर जाएंगे। तो बेटा केस 6 के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, व्हाट इज द केस 6? केस 6 के अंदर हमको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। मतलब GX मेरा क्या होगा, x टू दी पावर n VX, ऐसा होगा मेरा GX का पोर्शन। तो यहाँ पे x टू दी पावर n इंटू VX क्या हो सकता है, n का वैल्यू x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 3, x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 5, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। x टू दी पावर n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो x टू दी पावर n VX दिया हुआ है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो पहले मैंने बोला कि बेटा यहाँ पे एक बात पहले क्लियर करो कि यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल करने के लिए मान लो तुम्हारे पास दो वैल्यू है, मतलब 1/FD x टू दी पावर n, उसके साथ साथ मान लो VX जो है तुम्हारा, ये मान लो तुम्हारा cos AX है। VX का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, मैंने अभी बोला ऊपर के लिए, नंबर 4 के लिए क्या, 5 के लिए क्या बोला, दो वैल्यू हो सकता है। PI इक्वल्स टू 1/FD x टू दी पावर n, ये sin AX भी हो सकता है। तो ऊपर मैंने क्या बोला बेटा कि cos AX मतलब क्या है, यहाँ पे cos थीटा
प्लस आई साइन थीटा। एक्सपोनेंशियल का फंक्शन ये है, मतलब ये क्या है, ये मेरा रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ द एक्सपोनेंशियल, और ये क्या है, मेरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एक्सपोनेंशियल। बेटा तो रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल्स और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल्स, मतलब यहाँ पे मैं अभी चेंज कर सकता हूँ, देखो तो यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ, क्या चेंज करूंगा, 1/fd एक्स एन कॉस एक्स, कॉस एन क्या है, रियल पार्ट है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/fd एक्स टू द पावर एन, ये थीटा के लिए थे। अगर आई एक्स के लिए, ई टू द पावर आई एक्स के लिए है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये सॉरी ये रियल पार्ट, कॉस एक्स मतलब क्या है, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई एक्स, और ये पी आई, यहाँ पे पी आई क्या है, 1/fd, ये किसके लिए है बेटा, एक्स टू द पावर एन, ये किसके लिए है, इमेजिनरी पार्ट के लिए है, हाँ कि नहीं, बोलना मेरे साथ, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई एक्स है ना। तो यहाँ पे मैंने ये लिख सकता हूँ पी आई इज इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे मैंने लिख सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ 1/fd ब्रैकेट के अंदर रख दिया, ई टू दी पावर आई एक्स लिखा यहाँ पे, और एक्स टू दी पावर एन लिख दिया, और यहाँ पे सेम एज इट इज मैंने करूँगा, यहाँ पे भी सेम एज इट इज मैंने करूँगा कि पी आई इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ e to the power imaginary part of 1/fd e to the power ix into x to the power n। अभी यहाँ पे हमको केस नंबर 4 को देखना है। केस नंबर 4 में क्या है, gx इज इक्वल्स टू e to the power ax vx, ये फ्रॉम को याद रखना है। देखो यहाँ पे e to the power ax e to the power iax into x to the power n आया है, e to the power iax into x to the power n आया है, और ऊपर में केस टू द पावर 4 के अंदर e to the power ax vx है। ये फ्रॉम पे ये आ गया है, ये फ्रॉम पे ये आ गया है, e to the power ix into x to the power n है, यहाँ पे भी e to the power ix into x to the power n है। ये कौन सी फॉर्म में आ गया है, केस 4 का फॉर्म में आ गया है, केस 4 का फॉर्म में ये आ गया है। तो इसको अभी केस 4 के जो फॉर्म है उसका जो सोल्यूशन है उसी पैटर्न में इसको सोल्यूशंस करना है। मैथ पे जाऊंगा, मैथ करते करते ये पूरा इजी हो जाएगा, ये यूज टू हो जाएगा और इसको एकदम प्रॉपरली समझ में आएगा। तो चलो एकदम मैथ के अंदर में चला जाता हूँ, एकदम प्रॉपरली मैथ के अंदर में चला जाऊँगा। तो मैथ को पहले देख लेते हैं, चलो मैथ पे एक मैथ देखते हैं। यहाँ पे पहला मैथ, इससे सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से पहला मैथ में कर रहा हूँ। पहला मैथ देखो दिया है d³ y बाई dx² माइनस 6d² y बाई dx² प्लस 11 dy dx माइनस मान लो 6 इक्वल्स टू 0, ऐसा 6y कर लो, इसको 6y इक्वल्स टू 0, ये तुमको दिया है। तो यहाँ पे देख के ही हमको पता चल जाना चाहिए कि ये मैथ के अंदर हमारा ऑर्डर कितना है, क्यों मतलब 3 ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर मतलब थर्ड ऑर्डर यहाँ पे है, और RHS साइड में मेरे को 0 दिया हुआ है। पहला काम मेरा क्या रहेगा, d/dx², जो भी टर्म मेरा यहाँ पे dx³ होगा, आई थिंक सो ये dx³ होगा। तो यहाँ पे जो मैथ दिया हुआ है इसको मेरे को पहले ही क्या काम करना है, मेरे को पहले देख लेना है कि ये कौन सी फॉर्म में है, ये थर्ड ऑर्डर में है। तो थर्ड ऑर्डर में है मतलब ये पहला मेरे को IQ क्लियर करना है। उसके बाद हमको क्या पता होना चाहिए कि d/ds का मतलब क्या है। d/ds का मतलब है d ऑपरेटर यूज करना है, मतलब ds का मतलब क्या हम लोग जानते हैं, एक है d। तो पहला काम मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को पूरा इक्वेशंस को d में कन्वर्ट करके लिखना है। मतलब ये क्या हो जाएगा, d³ माइनस 6d², ओके y कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे भी y कॉमन ले रहा हूँ, प्लस 11d माइनस 6 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, हम क्या ऑलरेडी हमको क्या पता है, हमको पता है कि ये पूरा d के इक्वेशन से मतलब एफ डी वाई इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ये मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया कि एफ डी वाई इज इक्वल्स टू 0 हो गया। उसके बाद क्या करना है बेटा,
ये हमको अभी यहाँ से CI और PF निकालना है। तो CI और PF निकालने के लिए पहला काम क्या बोला था, स्टेप नंबर 1 क्या बोला था, ऑक्सिलरी इक्वेशंस में इसको लेके जाना है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, D को रिप्लेस करना है M से, तो इक्वेशंस आ जाएगा हमारा m क्यूब माइनस 6m² प्लस 11m माइनस 6 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। बढ़िया, कुछ डाउट है नहीं इसके अंदर, इतने तक क्वेश्चन पूरा क्लियर है। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, m क्यूब माइनस 6m² प्लस 11m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इतने तक भी कुछ डाउट नहीं है, ये क्लियर है। अभी हीट एंड ट्रायल रन मेरे को कराना है कि कौन सी इक्वेशंस में मेरे यहाँ पे 0 आएगा। तो कौन सी इक्वेशंस में मेरे को यहाँ पे 0 आएगा, मैंने पहले हीट एंड ट्रायल रन स्टार्ट करूंगा। m इज इक्वल्स टू 1 पुट करके देखूंगा, 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 उसका होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, तो क्या होगा, 1 क्यूब माइनस 6 मतलब माइनस 5 प्लस 11 मतलब 6 माइनस 6 देखो 0 आ गया। तो मेरा m इज इक्वल्स टू 1 में ही इसका मेन वैल्यू आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा फॉर्म हो गया है। ये क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया, m माइनस 1 क्या हो गया, फैक्टर हो गया, क्योंकि m इज इक्वल्स टू 1 में मेरा का 0 आ रहा है। तो m माइनस 1 क्या हो गया, फैक्टर हो गया, तो m का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे तुम अगर एक काम करोगे तो m का एक वैल्यू तो 1 हो गया, इसको फैक्टराइज करना है बेटा। तो फैक्टराइज कैसे करोगे, क्या है, m क्यूब माइनस 6m² प्लस 11m माइनस 6 है। तो इसको तुम यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हो, m क्यूब माइनस 6m² प्लस 11m इज इक्वल्स टू प्लस 6, या माइनस 6 भी यहाँ पे लिख दो, माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा है। तो क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करोगे, एकदम इजी प्रोसेस है फैक्टराइज करना। जो टर्म है यहाँ पे पहले लिख लो, 1 माइनस 6 11 माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दो, पहले 1 से ट्राई करो, 1 यहाँ पे ये डायरेक्टली पुट हो जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 क्या आता है, 1, तो यहाँ पे ये 1 लिख देना है। मैंने सिखाया था, ये कहाँ पे सिखाया बेटा, फैक्टराइज करना मैंने जब मैट्रिक्स में कराया था आइगन वैल्यूज आइगन फैक्टर के अंदर, मेरा वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने सिखाया था फैक्टराइज कैसे करते हैं। 1 इंटू 1, ये 1 डायरेक्टली पुट हो जाएगा और यहाँ पे मेरे को 0 आना है। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 मतलब 1 है, तो ये 1 इंटू 1 मतलब 1, ये 1 यहाँ पे चले जाएगा, माइनस 6 प्लस 1 क्या आएगा, माइनस 5, ठीक है। 1 इंटू माइनस 5 फिर से करना है, क्या होगा, माइनस 5 होगा। ये माइनस 5 को फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो 11 माइनस 5 मतलब 6, 1 इंटू 6 करना है, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पे 6 लिख लेना है, तो 6 माइनस 6 देखो 0 आ गया। तो ये मेरा ओरिजिनली एक m का वैल्यू हो गया। अभी तुमको कहीं यहाँ पे हीट और ट्रायल रन करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, याद हो रहा है कि नहीं दादा, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे हीट ट्रायल रन करना। हीट ट्रायल रन मेरे को यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे तुम फैक्टराइज करो, सीधा फैक्टराइज करो बेटा। फैक्टराइज कैसे करना है मैंने सिखाया था, फिर भी एक बार मैंने बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल से पहले लिख लेना है। यहाँ पे कुछ 1 है, यहाँ पे माइनस 6 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे माइनस 6 है, इसको मैंने पूरा यहाँ पे लिख लिया। तो पहले मैंने 1 देकर ट्राई करूंगा, उसके बाद 2 देकर ट्राई करूंगा, ये करते करते जाना है। क्या याद रखना है, पहला जो टर्म है वो डायरेक्टली यहाँ पे पुट होकर बैठ जाता है और लास्ट में मेरे को ये बॉक्स के अंदर मेरे को 0 आना चाहिए। तो 0 यहाँ पे होगा ही होगा। तो पहला काम क्या कर रहा है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ये 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा। क्या करना है, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाले 1 को यहाँ से हटाओ, इसको हटाओ यहाँ से, तो मल्टीप्लाई करो इसको। ये 1 के साथ क्या कर रहे हो, ये 1 के साथ ये 1 के साथ ये 1 को मल्टीप्लाई करो। ये कुछ भी नहीं होगा, ये जो भी वैल्यू यहाँ पे रहेगा ये डायरेक्टली यहाँ पे बैठ जाएगा और यहाँ पे मेरे को 0 आना ही चाहिए। 0 आएगा ही आएगा यहाँ पे। ये मेरे को बॉक्स के अंदर रख लेना है, तो अच्छा है। तो ये इसको बॉक्स के अंदर रख दो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 है, 1 देके ट्राई करना है। यहाँ पे जो कोई भी चीजें है इसको मैंने डायरेक्टली में पुट कर लेना है। पहला काम इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो, क्या होता है 1। जो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो डायरेक्टली चला जाएगा यहाँ पे। तो -6 + 1 मतलब -5, फिर से इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा। पहला क्या हुआ, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हुआ, 1 × 1 1 आ रहा है, ये 1 चला गया यहाँ पे।
फिर क्या करना है, ये 1 के साथ -5 जो भी इसके साथ करने के बाद आता है -5, इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू -5 को मल्टीप्लाई करना है, क्या होता है -5, ये -5 को फिर शिफ्ट करना है यहाँ पे, तो 11 -5 मतलब 6, फिर से 6 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होता है 6 को यहाँ पे पुट कर देना है, देखो यहाँ पे 0 आ गया। ये एक बार भी नहीं अभी आ सकता है, ये 2-3 बार करने के बाद आ जाएगा, 1 2 3 करने के बाद आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। ये फैक्टराइज करने का सबसे इजी प्रोसेस है, फैक्टराइज करने का सबसे इजी प्रोसेस, ये बहुत सारे प्रोसेस है, ये सबसे इजी है। और यहाँ पे ये प्रोसेस में अप्लाई किया तो यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू आ गया, जो m का एक वैल्यू है, ये आ गया 1, ये m का पहला वैल्यू होगा। और यहाँ पे मेरे को ये स्क्वायर फॉर्मेट में कर लेना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब m² माइनस ये 5m प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, 0 को इज इक्वल्स टू के बाहर लिखना है, और यहाँ पे ये स्क्वायर फॉर्म में आ गया, m² माइनस ये क्या होगा 6 3 + 2 m प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अभी इसको क्या करना है, मिडिल ऑर्डर करना है, मतलब m² माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m कॉमन लो, क्या होगा m माइनस 3 माइनस 2 m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा m माइनस 3 बेटा m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा बेटा, m का वैल्यू हो गया 3 और 2, तो m का वैल्यू क्या हो गया, m का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 है, क्योंकि यहाँ पे m माइनस 3 m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो मतलब m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 ये मेरे को वैल्यू आ रहा है। सब वैल्यू मेरे को मिलना हो गया, तो अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे सब वैल्यू मिलना हो गया तो काम खत्म हो गया। और क्या काम करना है, अभी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 1 2 3 m का जो तीनों वैल्यू निकला है वो इक्वल नहीं है, मतलब m1 इज नॉट इक्वल्स टू m2 इज नॉट इक्वल्स टू m3, मतलब ये तीनों वैल्यू सेम नहीं है बेटा। तो तीनों वैल्यू अगर सेम नहीं है, रियल नंबर है, सेम नहीं है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल और डिस्टिंक्ट के अंदर मैंने क्या पढ़ाया था कि y 3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, मतलब y इज इक्वल्स टू c1 इंटू e टू द पावर m1x e टू द पावर m2x e टू द पावर m3x। कॉपी करो इसको बेटा, कॉपी करो इसको कॉपी कर लो बेटा, यहाँ पे चले आओ, एकदम बराबर, एकदम ही बराबर, कुछ भी टेंशन करने का जरूरत नहीं है। इसको यहाँ पे पुट कर दो, इसको यहाँ पे पुट कर दो, इसको यहाँ पे पुट कर दो बेटा। तो आ गया क्या, y इज इक्वल्स टू c1 इंटू e टू पावर m, ये क्या किसका फॉर्म है, रियल एंड डिस्टिंक्ट का फॉर्म है बेटा, रियल और डिस्टिंक्ट का फॉर्म है। रियल और डिस्टिंक्ट का फॉर्म के अंदर मेरे को यहाँ पे लिख लेना चाहिए कि c1 e टू द पावर m1 का वैल्यू क्या है 1x, तो e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर m2x का वैल्यू क्या है 2x, और c3 क्या है e टू द पावर m3x का मतलब है 3x। तो ये आ गया मेरा वैल्यू। जो चीज मैंने ये क्लास के अंदर कराया एकदम प्रॉपरली वो देखो, घर पे वो प्रैक्टिस करो, घर पे वो ट्राई करो करने के लिए, थोड़ा नोट डाउन करो आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं और वहाँ पे मैंने और बहुत सारे मैथमेटिक्स कराऊंगा और मैंने डी ऑपरेटर स्टार्ट करूंगा। क्लियर है, चलो मिलते हैं क्लास के अंदर, बाय बाय, गुड नाइट।